नक्शा नवीस का घर। लिस्टिंग में लिखा था कि यह घर 11 साल से बाजार में था। डेलिया के एजेंट ने इस बात का जिक्र तभी किया जब उसका ऑफर मंजूर हो गया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? डेलिया ने पूछा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एजेंट ने उस अंदाज में कहा जिस अंदाज में लोग उन बातों को कहते हैं जो असल में मायने रखती है। यह घर पेंसिल्वेनिया के आर्डमोर के बाहरी इलाके में बना एक विक्टोरियन शैली का घर था। एक ऐसा इलाका जो कभी बहुत अमीर हुआ करता था और अब फिर से अमीर बन रहा था। यह चक्र हमेशा की तरह घूम रहा था। ऊंची छतें, असली लकड़ी का फर्श, एक चारों ओर घुमा हुआ बरामदा जो बाईं ओर से थोड़ा झुका हुआ था, एक सुखद झुकाव। एजेंट ने अस्पष्ट रूप से बताया कि इस घर का पिछला मालिक एक विद्वान था, एक नक्शा नवीस। वह अकेला रहता था और अकेला ही मरा। यह तो आम बात थी, लेकिन उसकी संपत्ति के निपटारे में काफ़ी समय लग गया और इसी वजह से यह घर 11 साल तक बाजार में पड़ा रहा। ज़्यादातर इसी वजह से। ज़्यादातर डेलिया अक्टूबर के महीने में एक गुरुवार को इस घर में रहने आ गई। वह 38 साल की थी। हाल ही में उसका तलाक हुआ था। वह एक टेक्निकल राइटर थी जो कहीं से भी काम कर सकती थी और 1 साल तक कोई भी फैसला न ले पाने के बाद उसने आखिरकार यहीं से काम करने का फैसला किया। इस घर के बारे में उसके मन में कोई बहुत गहरी भावनाएं नहीं थीं, सिवाय इसके कि यह घर अब उसका था और उसके पूर्व पति ने इसे कभी नहीं देखा था। बस ये 2 बातें ही उसके लिए काफ़ी थीं। स्टडी रूम में बक्से खोलते समय सबसे पहली चीज़ जिस पर उसकी नज़र पड़ी वे थी दीवारें। हर कमरे में कभी न कभी वॉलपेपर लगाया गया था और फिर उस वॉलपेपर को हटा दिया गया था, लेकिन वॉलपेपर हटाने का काम बड़ी लापरवाही से किया गया था। गोंद के बचे हुए निशानों के नीचे धुंधली और किसी भूतिया परछाई जैसी कुछ लकीरें दिखाई दे रही थीं। स्टडी रूम में वे लकीरें फर्श से लेकर छत तक एक ग्रिड जाली के रूप में फैली हुई थी। गलियारे में वे घुमावदार थीं। बेडरूम में वे ड्रेसर के पीछे किसी एक बिंदु से बाहर की ओर फैल रही थी। अपनी पहली ही रात को डेलिया ने उस ड्रेसर को वहाँ से हटा दिया, क्योंकि उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि लकीरें किसी ऐसी जगह से निकल रही हो जिसे वह देख ना सके। ड्रेसर के पीछे किसी ने पेंसिल से एक नंबर लिखा हुआ था, 41.3954 डिग्री नॉर्थ, 75.8207 डिग्री वेस्ट। निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स। जिज्ञासावश उसने उस नंबर के बारे में पता लगाया। जहाँ तक वह समझ पाई वे निर्देशांक पोकोनो पहाड़ों में स्थित किसी जंगल के थे। कुछ भी खास नहीं, सैटेलाइट मैप पर बस एक हरे रंग का धब्बा। उसने ड्रेसर को वापस उसकी जगह पर रख दिया। अपने पहले हफ्ते के अंत में उसे वह कमरा मिल गया। ऊपरी मंजिल पर घर में 4 कमरे थे। यह बात उसे लिस्टिंग और निरीक्षण से पता थी, लेकिन शनिवार को जब वह कपड़े लेकर गलियारे से गुजर रही थी तो वह रुक गई, क्योंकि गलियारा उसकी उम्मीद से ज़्यादा लंबा था। वह कपड़ों के साथ वहीं खड़ी रही और दरवाजे गिनने लगी। बाईं ओर 4 दरवाजे थे, जैसा कि उम्मीद थी, और फिर गलियारे के अंत में जहाँ लीलेन के अलमारी होनी चाहिए थी, वहाँ एक 5वां दरवाज़ा था। उसने कपड़े नीचे रख दिए। दरवाज़ा बंद नहीं था। वह एक छोटे से कमरे में खुलता था, जो मुश्किल से एक अलमारी से थोड़ा बड़ा था, जिसमें एक खिड़की थी जो बगल के आंगन की ओर खुलती थी। कमरे में एक ड्राइंग टेबल के अलावा कुछ नहीं था और उस पर एक नक्शा रखा था। यह नक्शा स्याही से हाथ से बनाया गया था, उस कागज़ पर जिसका रंग पुराने दांतों जैसा हो गया था। रेखांकन
असाधारण रूप से बारीक था। ऐसी बारीकी से किया गया था कि लगता था जैसे महीनों में नहीं बल्कि सालों में किया गया हो। पहले तो उसे लगा कि यह किसी शहर का नक्शा है। उसे सड़कें या सड़कों जैसी चीज़ें एक ग्रिड दिखाई दे रही थी जिसके किनारे अव्यवस्थित थे, ठीक वैसे ही जैसे बिना योजना के बने ग्रिड होते हैं। छोटे छोटे चिन्हों से चिन्हित स्थल चिन्ह थे। कोने में एक विवरण था। सब कुछ मानचित्र के अनुसार था, लेकिन विवरण गलत था। चिन्हों का वह अर्थ नहीं था जो मानचित्र के चिन्हों का होता है। जिस चिन्ह से चर्च का संकेत मिलना चाहिए था उस पर छोटे अक्षरों में लिखा था, एक ऐसी जगह जहां सीमा पतली है। जिस चिन्ह से अस्पताल का संकेत मिलना चाहिए था उस पर लिखा था, एक ऐसी जगह जहां उन्हें स्पष्ट रूप से देखा गया है। और जिस चिन्ह से स्कूल का संकेत मिलना चाहिए था, एक साधारण वर्ग जिस पर झंडा बना था, उसके नीचे उसी बारीकी से लिखा था, एक ऐसी जगह जहां उनमें से एक रहता है। डेलिया ने नक्शे का लंबे समय तक अध्ययन किया। फिर उसने उसे ड्राइंग टेबल से उठाया, नीचे ले गई और कॉफ़ी बनाते समय उसे रसोई की दीवार से टिका दिया। वह चाहती थी कि वह उसे सामान्य रोशनी में देख सके। सुबह रसोई की रोशनी बहुत ही सामान्य थी, पीली, सपाट और व्यवहारिक। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो नक्शा बहुत ही विचित्र लग रहा था। वह एक तकनीकी लेखिका थी। वह स्पष्ट दस्तावेजीकरण और सटीक स्रोत निर्धारण में विश्वास रखती थी, और इस सिद्धांत में भी कि भ्रम का अर्थ अक्सर यह होता है कि किसी ने पर्याप्त सटीकता नहीं बरती थी। उन्होंने नक्शे को देखा और सटीक होने का प्रयास किया। किसी ने इसे बनाया था। वह व्यक्ति शायद एक मानचित्रकार था जो लंबे समय से इस घर में रह रहा था, और उसका एक कमरा था जिसके बारे में उसे पता नहीं था, और शायद अपने अंतिम समय में उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। नक्शा शायद किसी अस्वस्थ व्यक्ति की देन था, और यह दिलचस्प था, और इससे इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता था कि मानचित्रकार कुछ अजीब था। उसने फिर से नक्शे पर लिखे विवरण को देखा, एक ऐसी जगह जहां उनमें से कोई एक रहता है। उसने उस चिन्ह से चिन्हित स्थान को देखा। वह नक्शे से इतनी परिचित नहीं थी कि उसे पता हो कि वह कहाँ है। उसे एक संदर्भ बिंदु की आवश्यकता थी। उसने अपनी गली को ढूंढा। कोई गली अंकित नहीं थी, लेकिन उसके मोहल्ले के घुमावदार आकार से उसे कुछ कुछ पहचान में आया, और उसने वहां से अनुमान लगाते हुए निशान बनाना शुरू किया, और 2 ब्लॉक पूर्व में एक स्थान पर पहुंच गई। उसने अपनी रसोई से बाहर देखा। खिड़की जिसका मुंह पूरब की ओर था। 2 ब्लॉक पूरब में ग्लेनवुड एवेन्यू पर एक प्राइमरी स्कूल था। उसने अपनी कॉफ़ी गिरा दी और मग को बहुत सावधानी से धोया, और 1 मिनट तक सिंक के पास खड़ी रही। फिर उसने नक्शा उठाया, उसे स्टडी रूम में ले गई और एक दराज में उल्टा करके रख दिया। उसने खुद से कहा कि वह उस नक्शानवीस के बारे में पता नहीं लगाएगी। वह 9 दिन तक खुद को रोक पाई। जमीन के कागजों के मुताबिक उसका नाम एडमंड वेरस था। उसने 1987 में यह घर खरीदा था, और 2013 में उसकी मौत हो गई थी। वह हैवरफोर्ड में प्रोफेसर था, भूगोल और नक्शा नवीसी का, और 2001 में रिटायर हो गया था। उसका फैकल्टी पेज अभी भी ऑनलाइन आर्काइव में मौजूद था। उसकी फ़ोटो में वह शायद 60 साल का लग रहा था, सफ़ेद बालों वाला। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी बहुत सुंदर रहा हो, लेकिन अब उसे इस बात की याद भी ना हो। उसके नाम के नीचे उसकी रिसर्च की खासियत लिखी थी, लिमिनल जियोग्राफी, सीमांत भूगोल और विवादित स्थानिक सीमाएं। उसने इस वाक्यांश को सर्च किया। अब ये कहानी का पहला भाग ख़त्म होता है।
दूसरे भाग को देखने के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक्स।